नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जिसमें पूछा है मीजो टार्टारिक एसिड का स्ट्रक्चर गिवन है न्यूमैन फिशर प्रोजेक्शन में। आपसे पूछा है कि ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों है। तो देखिए मीजो टार्टारिक एसिड में कायरल सेंटर तो 2 प्रेजेंट है, लेकिन प्लेन ऑफ सिमेट्री की वजह से ये गिवन कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो सिमेट्री जो कि मॉलिक्यूलर सिमेट्री जो कि प्लेन ऑफ सिमेट्री है बच्चों, इसमें इसकी वजह से क्या है ऑप्टिकली इनएक्टिव। एसिमेट्रिक नहीं है, एक्सटर्नल कॉम्पनसेशन नहीं होता बच्चों इसमें। मीजो टार्टारिक एसिड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू इंटरनल कॉम्पनसेशन, क्योंकि बच्चों ये आपस में ही इसका जो नेट रोटेशन है वो कैंसिल हो जाता है, इसकी वजह से इसमें ऑप्टिकल इनएक्टिविटी आती है। ठीक है, नेक्स्ट है विच इज ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल। तो जो ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल के लिए कायरल सेंटर का होना जरूरी है, जबकि यहाँ पर कोई कायरल सेंटर नहीं है। इसमें देखिए बच्चों ये कार्बन कायरल है, ये ऑप्टिकली एक्टिव है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन 2 एटम सेम हो गए इस कार्बन से जुड़ा हुआ, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। बच्चों इसमें CH3 और CH3 2 अल्काइल ग्रुप सेम हो गए, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। ठीक है, बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5th, जिसमें पूछा है इन दोनों के बीच में रिलेशन। तो रिलेशन बताने के लिए बच्चों वर्टिकल लाइन को सेम रखना है। ठीक है, फिशर प्रोजेक्शन दिया है तो वर्टिकल लाइन पर अगर हम देखें यहाँ पर हाइड्रोजन और ब्रोमीन है। ठीक है, तो यहाँ पर ब्रोमीन तो ठीक है, हम हाइड्रोजन को ले आते हैं वर्टिकल लाइन पर इस तरीके से। तो इस रोटेशन से बच्चों हमें मिलेगा तो ब्रोमीन, और यहाँ पर H आ गया बच्चों, क्लोरीन और फ्लोरीन घूम के यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अभी देखिए हमें ब्रोमीन टॉप में चाहिए, तो हम इस पूरे मॉलिक्यूल को एक बार फिर से 180 से रोटेट कर देते हैं। ठीक है, तो ब्रोमीन और ये H, क्लोरीन और फ्लोरीन, वो जो फिशर प्रोजेक्शन में रोटेशन से आपको पता है टॉप बॉटम बन जाएगा, बॉटम टॉप बन जाएगा, लेफ्ट राइट हो जाएगा और राइट लेफ्ट बन जाता है। अब हमें कंपेयर करना है, तो ये FCl और Br और H। बच्चों अब देखिए ये मिरर इमेज दिखता है, तो अगर मिरर इमेज है तो ये दोनों कंपाउंड क्या है बच्चों, इनेंशियोमर्स हैं। ठीक है, तो कंपैरिजन के लिए वर्टिकल लाइन सेम रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जिसमें इस फिशर प्रोजेक्शन का कॉन्फ़िगरेशन पूछा है। तो देखिए 1 2 3, ये कार्बन 2 कार्बन 3 ये कायरल हैं, इसके अराउंड हमें इसमें इसका कॉन्फ़िगरेशन बताना है। बच्चों देखिए अगर हम C2 की बात करें तो C2 पर क्लोरीन लगा हुआ, ये नंबर 1, हाइड्रोजन चूंकि लीस्ट प्रायोरिटी का है ये 4 रहेगा। अब बच्चों C3 1 डिसाइड किया, अब 2 और 3 की बारी है। बच्चों इसमें देखिए यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है, कार्बन से जुड़े हुए 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पर कार्बन से क्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो क्लोरीन की एटॉमिक नंबर ज्यादा है, जिसकी वजह से इसका ये नंबर 2 होगा और ये नंबर 3 वाला बॉन्ड हो जाएगा। तो अब देखिए आप डायरेक्शंस देखिए बच्चों 1 2 3, ये रोटेशन है एंटी क्लॉकवाइज, और लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप जब हॉरिजॉन्टल लाइन पर होता है तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन R कॉन्फ़िगरेशन देता है। तो बच्चों आपको मिला सेकंड कायरल सेंटर का कॉन्फ़िगरेशन है R। अब हम बच्चों C3 की बात करते हैं, तो C3 पे देखिए जो कनेक्टिविटी है क्लोरीन, हाइड्रोजन और CH2 CH3, और यहाँ पर है बच्चों HCl एंड CH3। ठीक है, तो इस पे देखिए क्लोरीन तो नंबर 1 हो जाएगा, ये बॉन्ड नंबर 2 होगा, क्योंकि यहाँ पर क्लोरीन कार्बन और हाइड्रोजन की कनेक्टिविटी है बच्चों। ठीक है, और इसकी बात करें तो यहाँ पर CH और H की कनेक्टिविटी है। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो 2 ये 3 और ये 4। अब बच्चों अगर हम रोटेशन देखें तो 1 2 3 का जो रोटेशन है 1, ये रोटेशन है बच्चों आपका 1 2 3, क्लॉकवाइज रोटेशन है। क्लॉकवाइज रोटेशन S कॉन्फ़िगरेशन देता है व्हेन लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, तो बच्चों आपको मिला 3S। तो कॉन्फ़िगरेशन है बच्चों फाइनल 2R एंड 3S। Which of the following will show GI? तो GI के लिए बच्चों नेसेसरी कंडीशन ये है, तो 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ पर देखिए इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो सेम एटम या ग्रुप का कनेक्टिविटी नहीं होना चाहिए डबल बॉन्ड के क्रॉस, इस पे नहीं मिलेगा। और इसमें देखिए 1,2 डाइब्रोमो इथीन। तो इथीन की बात करें तो 2 कार्बन है और ब्रोमीन और क्लोरीन है। ठीक है, डाइब्रोमो ही है दोनों, तो ब्रोमीन और ब्रोमीन, तो एक H आएगा बच्चों, इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बन जाएंगे, इसमें हम सिसो ट्रांस बना सकते हैं, क्योंकि डबल बॉन्ड से जुड़े हुए दोनों ही एटम क्या डिफरेंट है। प्रोपीन बच्चों नहीं मिलेगा। ठीक है, और आइसोब्यूटाइलिन है बच्चों, ये आपका
ठीक है, तो इसमें भी देख रहे हैं कि डबल बॉन्ड से 2 CH3 ग्रुप लगे हुए हैं, इसमें भी GI नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जिसमें पूछा है विच कैंस फॉर GI। तो जो GI के लिए जरूरी है डबल बॉन्ड कार्बन से अटैच एटम या ग्रुप का डिफरेंट होना। तो हमें बच्चों इस तरीके का सिस्टम चाहिए डबल बॉन्ड कार्बन पर कम से कम ए बी टाइप का सिस्टम। ठीक है, तो बच्चों देखिए यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, दोनों सेम हो गए, इसमें GI पॉसिबल नहीं है। अगर बच्चों इसमें देखें यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन लिखा हुआ है, इसमें भी GI पॉसिबल नहीं है। बच्चों इसमें हो जाएगा क्योंकि H और CH3 की डिफरेंट कनेक्टिविटी है। फोर्थ ऑप्शन में भी नहीं होगा क्योंकि बच्चों यहाँ पर 2 CH3 हैं, वो सेम हो गए हैं, इसमें भी GI पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट देखिए द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांस टू हेक्सेनल। बच्चों अगर हम देखें तो ट्रांस में बच्चों सिमिलर ग्रुप अपोजिट साइड होने चाहिए। जैसे इसमें देखिए बच्चों इस डबल बॉन्ड के हाइड्रोजन सेम साइड है, तो ये सिस स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करेगा, तो ये ट्रांस नहीं है। बच्चों यहाँ पर देखिए ये H और ये H अपोजिट है। अब देख लीजिए हेक्सेनल है या नहीं है, तो 1 2 और 3 4 5 एंड 6, तो ये आ गया बच्चों। इसमें भी देखें अगर तो यहाँ पर ये H और ये H ये बच्चों सेम साइड है, और 1 और 2 3 4 5 एंड 6 ये इसको रिप्रेजेंट नहीं करता। ठीक है, इसी तरीके से बच्चों ये अगर देखें 1 2 3 4 5 एंड 6, तो इसका जो डबल बॉन्ड है वो 4th नंबर पर आ रहा है, ये उस स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट नहीं करता है जिसके बारे में आपसे पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप कैन एग्जिबिट GI। तो बच्चों कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के अलोंग GI होता है, कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड के अलोंग भी GI होता है, और नाइट्रोजन डबल बॉन्ड के अलोंग भी GI होता है, तो सब के सब सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसके बारे में पूछा ये क्या है, ये ट्रांस है या जेड है। बच्चों देखिए क्लोरीन तो सिमिलर ग्रुप अपोजिट साइड है, ये ट्रांस को भी रिप्रेजेंट करता है। अब जेड या ई होगा, तो बच्चों इस बॉन्ड पर देखिए क्लोरीन की एटॉमिक नंबर हाई है और कार्बन ये पीछे हो जाएगा। इस बॉन्ड पर देखें तो बच्चों ब्रोमीन, तो एटॉमिक नंबर जिसका ज्यादा है बच्चों वो एटम या ग्रुप सेम साइड है, जिसकी वजह से ये जेड कॉन्फ़िगरेशन भी है, तो ये इसका आंसर आ गया बच्चों आपको 3 बोथ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स पूछा है, तो मतलब इसमें बच्चों आपको स्टीरियो ही निकालना है, स्टीरियो आइसोमर्स। ठीक है, यहाँ पर देखिए बच्चों डबल बॉन्ड के क्रॉस ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे, और यहाँ पर ऑप्टिकल है, यहाँ पर ऑप्टिकल है, यहाँ पर ऑप्टिकल है, तो जो n का वैल्यू है आपको 4 और मॉलिक्यूल है अनसिमेट्रिकल। ठीक है बच्चों, ये देखने में लग रहा है मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल है, तो टोटल जो आइसोमर्स बनेंगे वो हो जाएंगे बच्चों 2 पावर n के हिसाब से 2 पावर 4 मिलेंगे बच्चों आपको 16 इसके कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स हमें मिलेंगे। फिर पूछना है कि ई आइसोमर कौन सा है। बच्चों देखिए इजेड नॉमेनक्लेचर करना है, तो फ्लोरीन इस डबल बॉन्ड पर जो अटैच फ्लोरीन है उसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है, यहाँ पर ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है, तो दोनों ही कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पर दोनों ही हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले जो बॉन्ड है वो बच्चों सेम साइड है, जिसकी वजह से ये जेड कॉन्फ़िगरेशन है। अगर यहाँ देखें ये कार्बन है, इसमें भी कार्बन है, तो ये भी जेड है, सेम साइड है। तो बच्चों आप इसमें देखें, इसमें कार्बन ये नंबर 1, और इसमें बच्चों देखें तो ये नंबर 1 होगा, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन ई है, क्योंकि इसमें देखिए कार्बन कार्बन कनेक्टिविटी अगर देखें तो कार्बन कार्बन H की कनेक्टिविटी है इसमें बच्चों, कार्बन कार्बन और हाइड्रोजन इस बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, और इस बॉन्ड से देखेंगे तो कार्बन और हाइड्रोजन की कनेक्टिविटी है। ठीक है, तो जो आइसोप्रोपाइल ग्रुप है वो इथाइल से आगे आ जाएगा। तो यहाँ पर 1 और 1 जो हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले जो बॉन्ड है वो बच्चों अपोजिट साइड है, जिससे इसका कॉन्फ़िगरेशन है ई। ठीक है, आंसर मिला आपको 3। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों विच आर द फॉलोइंग विल्स फॉर GI। बच्चों 1 ब्यूटीन की बात करें तो इस तरीके से, तो कार्बन से अटैच दोनों एटम सेम है, इस पे नहीं मिलेगा। सिमिलर सिचुएशन बच्चों प्रोपीन की है, यहाँ पर भी कार्बन के साथ HH की कनेक्टिविटी है, ये नहीं मिलेगा। 1 फिनाइल प्रोपीन को देखें बच्चों, अगर डबल बॉन्ड 1 पर PH है, इस बॉन्ड पर H, और यहाँ पर हो गया CH3, तो इसमें मिलेगा बच्चों आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेगी, कनेक्टिविटी डिफरेंट है। फिर 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन भी देख लेते हैं बच्चों, डबल बॉन्ड, और ये CH3 H एंड CH3। यहाँ पर अगर आप देखें बच्चों तो इस कार्बन से डबल बॉन्ड के कार्बन से अटैच 2 CH3 हैं, दोनों सेम हो गए, तो इस पे भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं बनते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जिसमें कंपाउंड दिया है, इसके नेम के बारे में पूछा है कि इसका स्टीरियोकेमिकल नेम क्या होगा। कुछ अगर हम नंबरिंग देखें तो 1
ये एस्टर है तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, कुछ इसमें 7 कार्बन है। तो अगर हम सभी की बात करें तो सभी में नेम सेम है, मिथाइल मिथाइल एस्टर है तो अल्काइल ग्रुप को पहले लिखते हैं। तो मिथाइल 2 मिथाइल हेप्टा, तो बच्चों अगर देखें तो हेप्टा 7 कार्बन है, ठीक है। डबल बॉन्ड की पोजीशन 2 पर है और 5 पर है, तो 2 और 5 डाई इनोएट। तो बच्चों ये एस्टर है तो एस्टर का जो नेम होता है वो एल्काइल एल्केनोएट होता है। तो इन सभी ऑप्शंस में देखें अगर तो सब जगह नेम तो सेम है, बस डिफरेंस जो आ रहा है वो इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री पर आ रहा है, तो वही इंपॉर्टेंट है इसमें बच्चों। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री पर देखते हैं तो 2 पर ये जो डबल बॉन्ड इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है बच्चों, देखिए ये एस्टर का ग्रुप है क्योंकि कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, इसका प्योरिटी ज्यादा होगा। तो बच्चों यहाँ पर देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन है और इस वाले बॉन्ड पर अगर आप देखें तो कार्बन है, तो ये 1 हो जाएगा। तो ये इस बॉन्ड पर जो आपका डबल बॉन्ड 2 है, इस पर दोनों बॉन्ड आपके हाईएस्ट एटॉमिक नंबर वाले प्रायोरिटी वाले बच्चों क्या है वो सेम साइड हैं, तो सेम साइड होने की वजह से ये जेड है। तो 2 पर जेड, अब 2 पर जेड अगर आप देखें तो यहाँ पर मिला और यहाँ पर मिला, तो ऑप्शन सेकंड और ऑप्शन 4 पर 2 पर जेड कॉन्फ़िगरेशन मिलता है। तो इसके बाद बात करते हैं डबल बॉन्ड जो है आपका 5th वाला है, इस पर देखिए ये 1 है क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन है तो इसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी इस बॉन्ड के लिए। और यहाँ पर बच्चों देखिए कार्बन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है तो इस बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा होगी, तो ये 1 और 1 अपोजिट है तो ये ई होगा। तो बच्चों आपको मिला 5 पर ई और 2 पर जेड। तो बच्चों आप देखिए 2 जेड 5 ई, आंसर मिला बच्चों आपको 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जिसमें बच्चों न्यूमेन प्रोजेक्शन दिया हुआ है और इनके बीच का रिलेशन बताना है। तो बच्चों हमने सबसे पहले आपको बताया था कि अगर ऑप्शन में स्ट्रक्चरल आइसोमर्स दिया हुआ है तो सबसे पहले हम उसको चेक करते हैं, क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि ये पोजीशन आइसोमर्स हो सकते हैं क्या, तो पहले हम इसको कन्वर्ट करते हैं नॉर्मल स्ट्रक्चर में। तो फ्रंट कार्बन पर बच्चों मिथाइल है, ठीक है, और कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन तो CH2 है, और बैक कार्बन पर अगर आप देखें तो बच्चों ये कार्बन पर हाइड्रोजन और एक मिथाइल लगा हुआ है और क्लोरीन। तो इस तरीके का अरेंजमेंट इसमें बच्चों आपको मिला, ठीक है। ये 1 2 3 एंड 4 कार्बन है टोटल इसमें। अब बच्चों इस पर देखते हैं, इसका जो फ्रंट कार्बन है उसको देखिए तो मिथाइल, ठीक है, और कार्बन है, कार्बन से जुड़े हुए 2 हाइड्रोजन, तो बच्चों ये CH2। अब बैक कार्बन की तरफ चलते हैं, तो बैक कार्बन पर भी देखिए कार्बन से 2 हाइड्रोजन है, तो ये बच्चों CH2 और क्या है CH2Cl, तो 1 2 3 एंड 4, तो टोटल दोनों ही बच्चों 4 कार्बन है, तो ये 2 क्लोरो है और यहाँ पर क्या है बच्चों 1 क्लोरो। तो 2 क्लोरो एंड 1 क्लोरो पोजीशन को रिप्रेजेंट करते हैं, ये पोजीशन आइसोमर्स हैं। तो जो इस तरीके के रिलेशन को बताने के लिए एक तरीका जो बताया कि अगर स्ट्रक्चरल आइसोमर है तो उसको देखेंगे, अगर होमोलॉग भी है तो भी उसको भी पहले चेक करेंगे, इसके बाद हम इस को देखते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, इससे पूछा था सिंपलेस्ट एल्केनॉल अल्कोहल के बारे में पूछा है, एग्जिबिटिंग ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो जो देखिए नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल CH3 CH2 CH2 CH2OH, ठीक है, तो इसमें कोई भी कार्बन काइरल नहीं है, तो इसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी देखने को नहीं मिलती है। अगर हम बच्चों आइसोब्यूटाइल की बात करें तो CH3 CH CH3 एंड CH2OH, ये आइसोब्यूटाइल ग्रुप है, ठीक है। तो इसमें देखिए कार्बन काइरल नहीं है। तो जो यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको 4 कार्बन पर ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल और टर्सरी ब्यूटाइल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सारे ग्रुप आपको याद रहने चाहिए। फिर सेकेंडरी ब्यूटाइल की बात करें बच्चों तो CH3 CH OH एंड CH2 CH3। देखिए बच्चों यहाँ पर ये कार्बन काइरल हो चुका है, तो सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल में ऑप्टिकल एक्टिविटी देखने को मिलेगी। टर्सरी ब्यूटाइल की बात करें बच्चों अगर तो CH3 एंड OH एंड CH3, तो यहाँ पर भी कोई कार्बन काइरल नहीं है, तो सेकेंड जो टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल है इसमें भी ऑप्टिकल एक्टिविटी देखने को नहीं मिलेगी। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट है, हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम रिक्वायर फॉर पोजीशन एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो बच्चों अगर हम बात करें तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और पोजीशन के लिए भी देखें तो 4 कार्बन एटम रिक्वायर्ड है, ठीक है, दोनों के लिए ही, क्योंकि हम 4 कार्बन एटम पर बच्चों ब्यूट 2 इन बना सकते हैं और ब्यूट 1 इन बना सकते हैं, और इस केस में बच्चों हमें 6 और ट्रांस भी मिलेगा, ठीक है। तो मिनिमम कार्बन एटम जहां पर हम पोजीशन ड्रॉ कर सकते हैं एल्कीन में वो है 4,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जिसमें इसके बारे में बताया गया कि ये कंपाउंड क्या एग्जिबिट करेगा, ज्योमेट्रिकल है, ऑप्टिकल है, या ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल दोनों ही। बच्चों अगर हम इसमें देखें तो डबल बॉन्ड कार्बन के अराउंड दोनों ग्रुप सेम है, दोनों अल्काइल ग्रुप CH3 है, तो यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन बच्चों आप यहाँ पर अगर देखें तो इसका कार्बन क्या है, कायरल है, और कायरल कार्बन होने की वजह से ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ओनली ऑप्टिकल। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखिए, विच आर द फॉलोइंग कंपाउंड हैज नो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो बच्चों ये बहुत ही कॉमन सवाल है नीट में पूछे जाने वाला। तो यहाँ पर हम देख के भी बता सकते हैं बच्चों कि आपको पता है कि डबल बॉन्ड कार्बन से अटैच, चूंकि सभी एल्कीन है और दोनों एटम या ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए, सेम नहीं चाहिए। ठीक है, ए टाइप या बी टाइप कोई भी ग्रुप सेम नहीं होना चाहिए। तो जो अगर आप इसमें देखें तो हम नेम से ही देख के बता सकते हैं, स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है। ये 1 फिनाइल प्रोपीन है, 1,2 है, 1,2 है, और ये 1,1। तो अगर आप देखो 1,1 डाइफिनाइल प्रोपीन, तो जो प्रोपीन तो ये रहा, ठीक है, और 1,1 पर फिनाइल ग्रुप लगा है, मतलब यहाँ पर दोनों ग्रुप क्या हो गए, सेम हो गए। तो इसमें हमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखने को नहीं मिलती है, कोई सिंगल ऑप्शन है, तो बाकी में हमें चेक करने की भी जरूरत नहीं है। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जिसमें रिलेशन पूछा है। तो एक R और S इन आइसोमर दोनों अगर कॉन्फ़िगरेशन सेम है दोनों कंपाउंड के तो आइडेंटिकल होते हैं, उनको होमोमर्स भी कहते हैं बच्चों। तो ये अगर हम देखें बच्चों नंबरिंग में 1 और 2 एंड 3 एंड 4, बच्चों फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप बिलो प्लेन है। अब रोटेशन देख लीजिए 1 to 3 का, तो 1 to 3 की रोटेशन को आप देखिए, ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन आपको S कॉन्फ़िगरेशन देता है जब फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप बच्चों बिलो प्लेन हो। अब यहाँ पर भी चेक कर लेते हैं बच्चों, ये 1 और ये 2 और ये 3 और ये 4। अभी बच्चों फोर्थ ग्रुप बिलो प्लेन नहीं है, उसको बिलो प्लेन लाना है। ठीक है, तो रोटेशन करते हैं। ठीक है, तो रोटेशन हमें इस तरीके से करना है कि एक को हमने फिक्स कर दिया और अदर जो 3 ग्रुप हैं उनको हमने बच्चों क्या है, रोटेट किया है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो 2 तो अपनी जगह फिक्स है, ठीक है, और 4th यहाँ आ गया, 1 यहाँ आ गया और 3 यहाँ पर आ गया रोटेशन के अकॉर्डिंग। अब आप डायरेक्शन देखिए 1 2 3, यहाँ पर भी रोटेशन है बच्चों आपका एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, यहाँ पर भी मिलेगा S कॉन्फ़िगरेशन। अब दोनों ही S कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब आइडेंटिकल है, और क्या है ये बच्चों, होमोमर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इससे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड वुड एग्जिबिट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। बच्चों अगर हम इस कंपाउंड की बात करें तो बाइफिनाइल है बच्चों। बाइफिनाइल ऑर्थो पर अगर डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है तो बाइफिनाइल्स ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, और ये वो केस है बच्चों जहाँ पर कायरल सेंटर प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, अब बच्चों इसमें देखिए यहाँ तो दोनों ही ग्रुप सेम है, ठीक है, तो इसमें तो ऑप्टिकल एक्टिविटी देखने को नहीं मिलेगी बच्चों। ये सिस और ट्रांस आइसोमर्स बना सकता है, ठीक है, क्योंकि चूंकि डबल बॉन्ड है। और इसकी बात करें तो ये कीटोन है, इसमें तो कोई आइसोमेरिज्म देखने को नहीं मिलेगी। तो ये आंसर्स नहीं है हमारा आंसर है बाइफिनाइल्स, जिसमें कायरल सेंटर से बाइफिनाइल से स्पाइरो कंपाउंड्स एलिन्स आर ऑप्टिकली एक्टिव इन द एब्सेंस ऑफ कायरल सेंटर। ठीक है, तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच आर द फॉलोइंग कंपाउंड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। बच्चों देखिए इसमें कायरल सेंटर है तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। बच्चों इसमें ये कायरल सेंटर है क्योंकि इसके लेफ्ट और राइट में अरेंजमेंट क्या बच्चों, डिफरेंट, एक तरफ डबल बॉन्ड लगा, एक तरफ सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है, और हाइड्रोजन है CH3 है, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है। बच्चों इसमें देखिए अगर चूंकि एलिन है तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, हमने कहा था कि जिसमें एलिन्स में इवन डबल बॉन्ड हो और टर्मिनल्स पर डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट हो, ऐसे एलिन्स ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। तो ये एलिन भी ऑप्टिकली एक्टिव है। तो बच्चों इसकी बात करें इनएक्टिव है क्योंकि यहाँ पर कोई भी सेंटर कायरल नहीं है, क्योंकि इसके साथ यहाँ पर दोनों से लगे हैं और यहाँ पर भी अरेंजमेंट बिल्कुल सिमिलर है, तो इसमें कोई भी कायरल सेंटर ना होने की वजह से ये क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों से पूछा है कि सिस ट्रांस आइसोमर पूछा है। सिस ट्रांस मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमर की बात कर रहा है बच्चों। ये डबल बॉन्ड पे तो कोई भी सिस ट्रांस नहीं बना सकते क्योंकि डबल बॉन्ड के इस तरफ अरेंजमेंट बिल्कुल सिमिलर है बच्चों। हाँ, इस डबल बॉन्ड के अराउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर बन सकते हैं, तो इसमें सिर्फ एक ही डबल बॉन्ड है जिसके अराउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर बन सकते हैं। इसमें सिस हो सकता है और इसमें ट्रांस हो सकता है, सिर्फ 2 ही आइसोमर बनने की इसमें पॉसिबिलिटी है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिससे पूछा है विच आर द फॉलोइंग स्टार्ड कार्बन एटम इज एसिमेट्रिक। बच्चों अगर हम यहाँ पर बात करें तो इसमें कायरल सेंटर प्रेजेंट है, ये एसिमेट्रिक है क्योंकि एक इथाइल ग्रुप है, मिथाइल है और CH2H। तो देखिए यहाँ CH3 है, 3 हाइड्रोजन है, सेम है, ये सिमेट्रिक कार्बन नहीं है।
यहाँ पर 2 हाइड्रोजन सेम हो गए, ये सिमेट्रिक नहीं है, और यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन है सेम है, एसिमेट्रिक है। जरूरी क्या था बच्चों आपको एसिमेट्रिक कार्बन के लिए ए बी डी एंड ई, तो 4 अगर डिफरेंट एटम या ग्रुप का अरेंजमेंट है वैसा कार्बन एटम एसिमेट्रिक होता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच आर द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स हैज एस कॉन्फ़िगरेशन। तो बच्चों आरएस के ऊपर काफी सवाल पूछे आते हैं। ठीक है, तो इसमें चेक करते हैं बच्चों। OH नंबर 1, CHO अनसैचुरेशन है, ये नंबर 2 हो जाएगा बच्चों, ये नंबर 3 है, और हाइड्रोजन है 4th। ठीक है, क्योंकि CHO में क्या है बच्चों, CH डबल बॉन्ड O, इसका प्रायोरिटी CH2OH से ज़्यादा होगा, क्योंकि डबल बॉन्ड है, इसमें एक ऑक्सीजन की और कनेक्टिविटी देखने को मिलेगी, तो ये आगे रहेगा। ठीक है, तो अब देखिए बच्चों 4th ग्रुप बिलो प्लेन होना चाहिए, जो कि यहाँ पर नहीं है, तो 1 को फिक्स करके हम 3 को रोटेट करते हैं, और इस हिसाब से देखिए बच्चों 4th यहाँ पर आ गया, फर्स्ट यहाँ पर आ गया, और 3 यहाँ पर आ गया, 2 को हमने छेड़ा नहीं। ठीक है, अब रोटेशन देखिए 1 2 3 का रोटेशन अगर हम चेक करें तो क्लॉकवाइज रोटेशन है, आर कॉन्फ़िगरेशन, लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप बिलो प्लेन। नेक्स्ट अगर हम बच्चों यहाँ पर देखें तो अगेन 1 COOH नंबर 2 नंबर 3 एंड नंबर 4, तो 4th ग्रुप को बिलो प्लेन होना चाहिए। इसको लेके घुमा के इस तरीके से, तो हमें मिला बच्चों ये आया सिस्टम। ठीक है, तो 2 तो अपनी जगह है। ठीक है, 1 यहाँ आ गया, 3 यहाँ आ गया, 4th यहाँ आ गया। अब बच्चों हम रोटेशन चेक करें अगर 1 2 3 का, तो 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। ठीक है, और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन आपको एस कॉन्फ़िगरेशन देता है। ठीक है, तो बच्चों इस हिसाब से यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो एस कॉन्फ़िगरेशन हमें इस केस में मिला। बाकी को भी चेक कर सकते हैं बच्चों, ये ब्रोमीन नंबर 1, क्लोरीन नंबर 2 और ये नंबर 3, तो 1 2 3 अगेन देखेंगे क्लॉकवाइज रोटेशन आर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, और यहाँ पर देखते हैं तो 1 और 2 एंड 3। ठीक है, मिथाइल ग्रुप 3 नंबर पर और इथाइल ग्रुप 2 नंबर पर रहेगा। तो आप रोटेशन अगर चेक करें यहाँ पर भी मिलेगा आपको आर कॉन्फ़िगरेशन। तो बच्चों आरएस नोमेनक्लेचर स्टीरियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आरएस और इजेड। ठीक है, और रिलेशन निकालना। ठीक है, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमर्स होगा या नहीं होगा इसको पहचानना, इस पर ही क्वेश्चन पूछाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें इस कंपाउंड के बारे में बताया है कि ये डी फॉर्म है, एल फॉर्म है, आर है या जेड है। तो जो फिलहाल जेड तो नहीं होगा, क्योंकि इजेड नोमेनक्लेचर हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए इस्तेमाल करते हैं, और इस केस में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अब बात करते हैं डी होगा या एल होगा। तो डी और एल के आप लिए पता है कि चूंकि ये एमिनो एसिड है, और एमिनो एसिड के केस में अगर NH2 ग्रुप राइट साइड पर है तो डी होता है, और अगर बच्चों NH2 ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड पर है तो एल होता है। ठीक है, अब आर होगा या एस होगा वो नोमेनक्लेचर से देख सकते हैं। फिलहाल देखिए बच्चों ये 1 और ये 2 और ये 3 और ये 4। ठीक है, नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन कार्बन और कार्बन की कनेक्टिविटी है, तो सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन का है, तो इसका प्रायोरिटी 1 हो जाएगा। फिर कार्बन कार्बन सेम, आगे ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से देखते हैं, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड। अब बच्चों 4th प्रायोरिटी ग्रुप को बिलो प्लेन होना चाहिए था, जो कि नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो हम 4th को बिलो प्लेन लाते हैं, इसको यहाँ पहुँचाते हैं, इसको यहाँ पहुँचाते हैं, तो 3 को रोटेट किया है, 1 को फिक्स किया है। तो बच्चों देखिए हमें मिला, ठीक है, तो हमें मिला 4th यहाँ गया, 1 यहाँ आ गया, 2 यहाँ आ गया, और 3 अपनी जगह पर है। तो अगर हम 1 2 3 का रोटेशन चेक करें तो ये रोटेशन है बच्चों एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन आपको एस कॉन्फ़िगरेशन देता है, तो ये आर नहीं रहा। अब डी और एल में चेक करने के लिए डीएल नोमेनक्लेचर बच्चों फिशर प्रोजेक्शन से आता है, तो इस वेज डैश को हमें फिशर में चेंज करना है। ठीक है, तो देखिए, तो आप चेंज कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो देखिए, तो तरीका देखिए आप इस तरीके से, आपको इसका कॉन्फ़िगरेशन एस रखना है। तो एस कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपको देखना है एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन चाहिए आपको। ठीक है, तो हमने क्या किया है बच्चों, 4th को हम बिलो प्लेन रख देते हैं। ठीक है, 4th को बिलो प्लेन रखते हैं, और 1 2 3 की रोटेशन देखते हैं। 1 को यहाँ रखें, 2 को यहाँ रखें, और 3 को यहाँ पर रखें। तो 1 2 3 का रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एस कॉन्फ़िगरेशन देता है, क्योंकि जो वेज डैश में दिया है कंपाउंड वही आपका फिशर में भी होना चाहिए। तो ये इसके हिसाब से हम ग्रुप को प्लेस करते हैं। तो फर्स्ट नंबर पर है NH2, सेकेंड पर है COOH, थर्ड पर है CH3, और 4th पर है हाइड्रोजन। ठीक है,
तो हमें H और NH2 का पोजीशन देखना है। तो बच्चों ऑक्सीडाइज फिशर प्रोजेक्शन का स्टैंडर्ड फॉर्म है, ऑक्सीडाइज को टॉप में रखते हैं, तो हम 3 को रोटेट कर रहे हैं कीपिंग वन कांस्टेंट, तो फिशर प्रोजेक्शन चेंज नहीं होता। तो CWH टॉप पर आ गया, NH2 यहाँ पर आ गया, ठीक है, H यहाँ पर आ गया और CH3 अपनी जगह पर, ठीक है। स्टैंडर्ड फिशर में क्या होता है बच्चों, प्रिंसिपल चेन ऑफ कार्बन, तो प्रिंसिपल चेन ऑफ कार्बन वर्टिकल लाइन पर होती है, इस तरीके से हम उसको ले आएंगे। तो ऑक्सीडाइज फॉर्म टॉप में, CH3 यहाँ पर आ गया और बच्चों NH2 यहाँ पर आया और H यहाँ पर आ गया। इस तरीके से इसको देख रहे हैं बच्चों, ये L फॉर्म है, ठीक है। तो ये एमिनो एसिड का L फॉर्म है, इसका आंसर मिला आपको बच्चों 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, इथाइलिन ग्लाइकॉल है, इथाइलिन ग्लाइकॉल है CH2 CH2OH एंड OH। इसमें 3 फॉर्म जो एक्लिप्स्ड, एंटी और गॉच हैं, इसकी स्टेबिलिटी के बारे में इसमें पूछा गया है। तो बच्चों अगर हम देखें कि हमने आपको बताया बच्चों इस फॉर्म में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से इसका गॉच ज्यादा स्टेबल होता है। तो गॉच की स्टेबिलिटी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ज्यादा होगी। गॉच के बाद बच्चों एंटी स्टेबल मिलेगा आपको, ये OH और OH, H H और ये H, ठीक है। और सबसे कम स्टेबिलिटी का होता है बच्चों एक्लिप्स्ड, क्योंकि एक्लिप्स्ड में बच्चों रिपल्सन की वजह से स्टेबिलिटी कम हो जाती है, ठीक है। इसमें सबसे स्टेबल फॉर्म है गॉच, देन एंटी एंड देन एक्लिप्स्ड। तो इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी है बच्चों गॉच, देन एंटी और एक्लिप्स्ड सबसे पीछे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जिसमें A, B और C के बारे में रिलेशन से क्वेश्चन पूछा गया है। बच्चों पहले हम इनका रिलेशन निकालते हैं, स्टैंडर्ड फिशर में कन्वर्ट कर लेते हैं। बच्चों अगर हम इसमें देखें तो CHO और CH2OH, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ऑक्सीडाइज फॉर्म को टॉप में रखते हैं फिशर प्रोजेक्शन में। बच्चों हम क्या करते हैं, इस पूरे मॉलिक्यूल को 180 डिग्री से रोटेट कर देते हैं। तो इसके बाद क्या होगा बच्चों, बॉटम वाला टॉप पर आ जाएगा, ठीक है, और जो राइट में है वो लेफ्ट में आ जाएगा, इस तरीके से मिला, ठीक है। और इसको भी हम स्टैंडर्ड फॉर्म में बच्चों कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए हम 3 ग्रुप को रोटेट करते हैं, ठीक है। तो इसको CHO को टॉप पे रखना है, तो इसको यहाँ पहुँचाया, ये H यहाँ आ गया और CH2H को यहाँ पहुँचा दिया। तो बच्चों हमें मिला CHO और H और ये OH अपनी जगह पर है और यहाँ पर आ गया CH2H। तो बच्चों देखिए हमें CH2H बॉटम पे चाहिए, तो एक बार फिर से रोटेशन कर लेते हैं। तो 3 ग्रुप के रोटेशन से जो मॉलिक्यूल है वो चेंज नहीं होता है, ठीक है। 3 ग्रुप का रोटेशन करने से तो CHO और CH2OH नीचे आ गया, ठीक है बच्चों। OH आ गया लेफ्ट में और H आ गया राइट में। तो अब बच्चों ये A और ये एक्चुअल B हो गया रोटेट करने के बाद, और ये C है, ठीक है। तो हम इसको यहाँ इसको B लिख दे रहे हैं, B वही है, ठीक है, और ये C रहा। अब बच्चों हम कंपेयर करते हैं, तो कह रहा है कि A एंड B आर इनएंशियोमर्स, ठीक है। बच्चों A और इस B को देखिए, ठीक है, मिरर इमेज बन रहा है, तो A और B इनएंशियोमर है, ये सही है। हमसे पूछा है नॉट करेक्ट। फिर कह रहा है A एंड C आर आइडेंटिकल, तो आप A और C को देखिए बिल्कुल सेम है, दोनों ही क्या है, वर्टिकल लाइन सेम और लेफ्ट और राइट दोनों का सेम है, तो ये आइडेंटिकल है, ये बात भी सही है। फिर कह रहा है कि B एंड C आर इनएंशियोमर, बच्चों हम B और C को कंपेयर करें, ठीक है। तो B ये रहा और C मिरर इमेज बना रहा है, तो इनएंशियोमर है, ये पॉइंट भी सही है। अब हम 4th पॉइंट की बात करें, A एंड C आर इनएंशियोमर, तो अगर हम बच्चों A को C से कंपेयर करें तो A और C इनएंशियोमर नहीं है, A और C क्या है, आइडेंटिकल है, जो कि पहले बात समझ में आ गई है। तो अगर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर लिखा है A और C आइडेंटिकल है, तो वो इनएंशियोमर नहीं हो सकते हैं, इसका मतलब यही आपका स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट हो गया। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इससे पूछा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन एग्जिस्ट बोथ एज सिस पेयर ऑफ इनएंशियोमर एंड ट्रांस पेयर ऑफ इनएंशियोमर। बच्चों पहले इसमें देखना है कि सिस और ट्रांस आइसोमर बनते हों, मतलब जिसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर भी बन रहे हों। बच्चों अगर हम यहाँ देखें तो इसमें डबल बॉन्ड के अक्रॉस कार्बन से अटैच 2 हाइड्रोजन है, तो इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं बनेगा। तो अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं है तो सिस और ट्रांस में एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसमें सिस और ट्रांस हमें बताना है, ठीक है। और इनएंशियोमर भी होना चाहिए, मतलब उसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी होना चाहिए। बच्चों अगर आप सेकंड वाले में देखें तो यहाँ पर देखिए कायरल सेंटर भी है और
इस डबल बॉन्ड के अक्रॉस सिस और ट्रांस भी बन जाएगा। तो मतलब बच्चों यहाँ पर दो चीजें हैं, ये कायरल सेंटर पर कॉन्फ़िगरेशन आर भी हो सकता है, एस भी हो सकता है, और डबल बॉन्ड सिस भी हो सकता है, और डबल बॉन्ड ट्रांस भी हो सकता है। तो इसमें मतलब जो पॉसिबिलिटी है बच्चों वो क्या हो सकती है, उसको देखिए कि आर के साथ सिस हो जाए, ठीक है, या इसका मिरर इमेज, तो आर का मिरर इमेज एस हो जाएगा और सिस वाला सिस ही रहेगा बच्चों, ठीक है। सिस और ट्रांस मिरर इमेज नहीं होते हैं, ठीक है। तो अब बच्चों ये आर के साथ ट्रांस हो सकता है, या बच्चों आर का मिरर इमेज एस है तो एस के साथ ट्रांस भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसमें देख सकते हैं। तो सिस और सिस है, दोनों आर और एस इनेंशियोमर है, ठीक है। तो सिस पेयर ऑफ इनेंशियोमर और ट्रांस पेयर ऑफ इनेंशियोमर बच्चों इसमें बनता है, ठीक है। तो ये आंसर मिला बच्चों आपको, ठीक है। अगर हम यहाँ पर चेक करें तो बच्चों यहाँ अगर आप देखते हैं तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं बनेगी, ठीक है, क्योंकि ये CH डबल बॉन्ड CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 दोनों सेम है। और दूसरी बात बच्चों इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी नहीं बनेगी, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। और सिमिलरली यहाँ पर भी वही बात है कि ना इस डबल बॉन्ड के अक्रॉस ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल है, ना यहाँ पर पॉसिबल है, ठीक है। तो ये वाला केस भी नहीं है। तो आंसर मिला बच्चों आपको 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए कॉन्फ़िगरेशन पूछा है। तो बच्चों देखिए ये 2 कायरल सेंटर हैं, इनके हम कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं। तो बच्चों हम चेक करते हैं पहले इस कायरल सेंटर के लिए, ठीक है। यहाँ पर CH3H और OH अटैच है, बाकी कार्बन से OH H और CH3 जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो नंबर 1 मिलेगा बच्चों आपको OH का, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर ज़्यादा है। फिर नंबर 2 बच्चों यहाँ पर मिलेगा, क्योंकि इन दोनों में कार्बन कार्बन से अटैचमेंट है, तो यहाँ पर देखेंगे तीनों हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, और यहाँ पर अटैचमेंट देखेंगे तो ऑक्सीजन कार्बन और हाइड्रोजन, ठीक है। ये अटैचमेंट मिला, ठीक है। तो ये थर्ड हो गया, और ये रहा बच्चों आपको फोर्थ, ठीक है। तो अगर हम इसमें रोटेशन देखें तो 1 2 3 का 1 2 एंड 3 का क्लॉकवाइज रोटेशन है, और क्लॉकवाइज रोटेशन लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन पर है, तो क्लॉकवाइज जो रोटेशन है वो ऐसे कॉन्फ़िगरेशन देता है, ठीक है। अब हम बच्चों यहाँ पर चेक कर लेते हैं इसको, बच्चों इसको भी देख लीजिए। तो अब हमें मिलेगा H CH3OH, और इससे जो कनेक्टिविटी है बच्चों ये OH H और CH3 की है। नंबरिंग अगर हम करें तो ये मिला बच्चों 1, ठीक है, ये 2 और ये 3 और ये 4। 1 2 3 का रोटेशन देखेंगे तो बच्चों क्या है, एंटी क्लॉकवाइज एस कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा, क्योंकि लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन पर है। तो अगर आप बच्चों देखते हैं तो 1 2 3 एंड 4 नंबरिंग करें, ठीक है। अगर बच्चों नंबरिंग अगर दोनों तरफ से सेम होती है तो फीचर प्रोजेक्शन में नंबरिंग हम टॉप से ही करते हैं, ठीक है। तो अब हमें मिला बच्चों यहाँ पर 2s एंड 3s, ये इसका कॉन्फ़िगरेशन है कायरल सेंटर पर। देखते हैं जिसमें हमें इन दोनों कंपाउंड के बीच में रिलेशन बताना है। देखिए बच्चों इनका वर्टिकल लाइन सेम है, ठीक है। तो वर्टिकल लाइन सेम, आप देखते हैं मिरर इमेज है या नहीं है। तो जो देखिए फर्स्ट कायरल सेंटर इसमें मिरर इमेज बन रहा है, सेकंड कायरल सेंटर में भी ये मिरर इमेज है। बच्चों ये पूरा ही कंपाउंड क्या है, ये दोनों ही कंपाउंड 1 और 2 ये दोनों ही क्या है बच्चों, मिरर इमेज है। और जो मिरर इमेज होते हैं वो इनेंशियोमर्स होते हैं, ठीक है। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेसो कंपाउंड। बच्चों मेसो के लिए 2 कायरल सेंटर और प्लेन ऑफ सिमेट्री होना जरूरी है। बच्चों यहाँ पर देखें तो ऊपर टॉप पे COOH, बॉटम में CH2H, तो ये मेसो नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसमें POS नहीं है। अगर हम बच्चों यहाँ पर देखें तो टॉप और बॉटम सेम है, लेकिन बच्चों यहाँ पर भी POS नहीं मिलता है, तो ये भी मेसो नहीं है, ठीक है। अगर हम बच्चों थर्ड ऑप्शन को देखें तो थर्ड में देखिए टॉप में COOH, बॉटम में CH3, POS प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, तो ये भी मेसो कंपाउंड नहीं है। बच्चों अब आप यहाँ देखें टॉप और बॉटम पर CH2H सेम है, और H और H और Cl और Cl, बच्चों इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलती है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, तो ऐसा कंपाउंड क्या है बच्चों, मेसो कंपाउंड है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इससे पूछा है इनमें से मेसो कंपाउंड को आइडेंटिफाई करना है। तो बच्चों मेसो के लिए जरूरी है 2 कायरल सेंटर एंड प्रेजेंस ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। तो जो अगर हम देखें तो यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलती है, ठीक है, क्योंकि अगर हम इसको इस तरीके से कट करते हैं तो Cl नीचे की तरफ है, यहाँ पर क्लोरीन ऊपर की तरफ है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है,
बच्चों अगर यहाँ पर भी पीओएस नहीं मिलती है, क्योंकि एक ब्रोमीन है दूसरी तरफ क्या है बच्चों क्लोरीन है, तो ये अपना मिरर इमेज नहीं बना पाएगा। हाँ बच्चों यहाँ पर देखिए पीओएस मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है और 2 कायरल सेंटर भी हैं, ठीक है। तो ये कंपाउंड क्या है बच्चों आपको मेसो कंपाउंड मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट है, जिसमें पूछा है कि मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन ऑफ 2,3 ब्यूटेन, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। बच्चों ऐसे केस में क्या है कंफर्मेशन आपको बना रहेगा, इसमें स्टेबल बताना है। तो पहले बात तो बच्चों ये एक्लिप्स्ड है, तो ये तो आंसर का पार्ट नहीं है। और बच्चों बाकी में देखना क्या है आपको गॉच इंटरेक्शन। तो बच्चों जैसे इसमें देखिए ये CH3 और ये CH3, फ्रंट और बैक वाला CH3 क्या है, ये गॉच है। यहां पर भी ये दोनों फ्रंट और बैक देखेंगे तो ये भी गॉच है, और यहां पर ये भी गॉच है। बच्चों इसमें मिले कुल मिला के 3 गॉच इंटरेक्शन। तो बच्चों ये CH3 पास होने की वजह से ऐसा कंफर्मेशन स्टेबल नहीं होता है। अब बच्चों अगर आप देखें इसमें एक गॉच इंटरेक्शन यहां पर है, एक गॉच इंटरेक्शन यहां पर है, तो यहां पर मिला 2 गॉच इंटरेक्शन, ठीक है। इस तरीके से बच्चों आप इसमें देखेंगे तो यहां पर ये 1 और ये 1, तो इसमें भी बच्चों 3 गॉच इंटरेक्शन है। तो ऐसे केसेस में कंफर्मेशन वो ज्यादा स्टेबल होता है जिसमें गॉच इंटरेक्शन कम हो, ठीक है। तो गॉच इंटरेक्शन कम होने का मतलब क्या बच्चों, यहाँ पर रिपल्सन कम, तो इसकी स्टेबिलिटी क्या है ज्यादा होगी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर पूछा मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन ऑफ 2,3 ब्यूटेन डाइऑल। बच्चों देख रहे हैं कि डाइऑल है, ठीक है। तो डाइऑल मींस 2OH ग्रुप है, अगर 2OH ग्रुप पास हो गए तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेंगे, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग से स्टेबिलिटी मिलती है, तो बच्चों वो चीज यहाँ पर मिल सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं दिक्कत ये है कि इसमें क्या है बच्चों, ये दोनों CH3 क्या है गॉच में है, ठीक है। तो ये पास होने की वजह से थोड़ा सा रिपल्सन करेंगे। कुछ यहाँ पर देखिए OH एंटी है, तो OH एंटी नहीं होना चाहिए, क्योंकि OH अगर गॉच पोजीशन पर है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, उससे वो स्टेबल होगा। तो ये हमारा आंसर नहीं है बच्चों। अब बच्चों इसमें चेक करें, हाँ यहाँ पर एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलेगी और CH3 बच्चों एंटी भी है, तो ये स्टेबल है, ठीक है। तो अगर आप इसमें देखें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो मिल रही है, और ये लेकिन बच्चों CH3 क्या है, फिर से वही गॉच इंटरेक्शन वाला केस बन रहा है, तो ये स्टेबल नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या CH3 और CH3 क्या एंटी है, ठीक है। तो आंसर मेरा बच्चों आपको 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जिसमें पूछा है थ्रियो स्टीरियो आइसोमर, ठीक है। तो थ्रियो और इरिथ्रो 2 तरह के आइसोमर होते हैं बच्चों। तो इसमें तरीका क्या है बच्चों देखने का, अगर ये X और Y ग्रुप है, ठीक है। यहाँ पर बच्चों इस तरीके से अगर हम देखें ये A, B और AB ऐसा अरेंजमेंट मिल सकता है, या दूसरे अरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है कि X और Y ग्रुप इस तरीके से हैं और A और B और B। तो देखिए अगर ये दोनों सेम साइड हैं तो हम इसको इरिथ्रो कहते हैं, ठीक है। 2 ग्रुप सेम साइड इरिथ्रो, और अपोजिट साइड हैं तो बच्चों हम उनको थ्रियो कहते हैं, ठीक है। तो हमसे थ्रियो पूछा है, तो बच्चों सिमिलर जो ग्रुप हैं वो अपोजिट साइड देखने हैं। तो यहाँ तो बच्चों ये सेम साइड है, तो ये तो फिलहाल मेसो कंपाउंड है। मेसो के लिए थ्रियो और इरिथ्रो जो नेमिंग है वो अप्लाई नहीं होता। इसमें बच्चों देखिए तो यहाँ देखिए तो आपके दोनों H सेम साइड हैं, तो ये इरिथ्रो, ठीक है। और इसमें अगर बच्चों देखें तो यहाँ पर ब्रोमीन अपोजिट साइड है, तो ये थ्रियो है, ठीक है। और इस केस में कुछ भी एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये 3 ग्रुप हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर H इस तरीके से आ गए, तो 2 ग्रुप सेम साइड इरिथ्रो और अपोजिट साइड थ्रियो होता है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि ब्यूट टू इन में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्यों होती है। तो जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का मेन रीजन यही है कि रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, ठीक है। तो डबल बॉन्ड के अक्रॉस रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, तो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन क्रॉस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये मेन रीजन है बच्चों, ठीक है। तो इस तरीके से है, क्योंकि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होता है तो बच्चों फ्री रोटेशन दिखता है, ठीक है। फ्री रोटेशन
और डबल बॉन्ड रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, इसकी बॉन्ड एनर्जी मतलब बॉन्ड एनर्जी भी ज़्यादा होती है, तो इसको हम रोटेट करना हमें मुश्किल रहता है और पाई बॉन्ड ब्रेक भी हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बच्चों, इनके बीच में रिलेशन बताना है। तो रिलेशन के लिए वर्टिकल लाइन सेम होना चाहिए और जो ग्रुप का कनेक्टिविटी है वो भी सेम होना चाहिए। तो बच्चों देखिए, अगर हम इसमें देखें ये तो ठीक है, वर्टिकल लाइन दोनों में सेम है, लेकिन इसमें देखिए अगर टॉप कायल सेंटर से H और OH की कनेक्टिविटी है, यहाँ पर टॉप कायल सेंटर से CH3 और OH की कनेक्टिविटी है, क्योंकि ये चीज़ बॉटम में मिलती है। तो वर्टिकल लाइन सेम हो और साथ में कायल सेंटर से जो अटैच एटम या ग्रुप है वो भी सेम होने चाहिए। जैसे इसके साथ अगर HOH है तो यहाँ पर भी HOH होना चाहिए। तो क्या करना है आपको, हम अगर बच्चों इस पूरे मॉलिक्यूल को 180 डिग्री से रोटेट कर दें, ठीक है, तो हालांकि टॉप और बॉटम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि दोनों ही ग्रुप COOH है। ठीक है, तो बस फर्क ये पड़ेगा कि जो बॉटम वाला कायरल सेंटर है 180 से रोटेट करने पर बच्चों को टॉप पर आ जाएगा। ठीक है, और ऐसे केस में जो राइट पर ग्रुप है वो लेफ्ट पर आ जाएगा, CH3 और OH। इसी तरीके से बच्चों इसका जो राइट वाला है वो लेफ्ट में आ जाएगा, OH और H। अब आप देखिए बच्चों, इन दोनों का कायरल सेंटर सेम मच कर गया, सेम तरीके से एटम और ग्रुप पर कनेक्टेड है, वही कनेक्टिविटी यहाँ पर है। तो इस तरीके से हम रिलेशन को कंपेयर करते हैं। तो बच्चों दोनों ही देखें, दोनों ही कंपाउंड आइडेंटिकल हैं और आइडेंटिकल वही होमोमर्स भी होते हैं। जिससे पूछा है कि विच आर द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स रिप्रेजेंट एनेंशियोमर, आपको एनेंशियोमर बताना है। तो जो एनेंशियोमर के लिए देखिए फीचर प्रोजेक्शन दिया है और फीचर प्रोजेक्शन में एक ही बात आपको देखनी है कि वर्टिकल लाइन को सेम रखना है। फिर हम लेफ्ट और राइट के जो एटम या ग्रुप हैं उनके अरेंजमेंट को देख सकते हैं कि वो कैसे हैं। तो बच्चों अगर आप इसमें देखें तो CH3 COOH, स्टैंडर्ड केस में देखें तो ये टॉप पे COOH ऑक्सीडाइज फॉर्म है और यहाँ पर CH3 उसी तरीके से रखना है, तो आप इसको भी रख सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, इस पूरे मॉलिक्यूल को 180 से रोटेट कर दें, तो जो बॉटम वाला है वो टॉप में चला गया और CH3 यहाँ पर आ गया, जो राइट है वो लेफ्ट में आ गया। ये देखिए, तो जो आप इसको देखें तो ये दोनों ही आइडेंटिकल हो गए हैं। ठीक है, क्योंकि COOH टॉप पर, CH3 बॉटम पर और यहाँ लेफ्ट में OH है, लेफ्ट में OH यहाँ पर भी है और H और H राइट पे है। ठीक है, तो इसको चेक करते हैं, इसको भी देख लीजिए। तो वर्टिकल लाइन को एक जैसा बनाना है, तो जैसे यहाँ पर देखें आप OH टॉप में है, CH3 बॉटम में है, तो आप इसको बच्चों ला सकते हैं, इसी तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं कि हम OH को टॉप पे पहुँचा दें और ये H यहाँ आ गया। ठीक है, हमने 3 ग्रुप का रोटेशन किया, तो एक बार देख लेते हैं। COOH अपनी जगह पर है, OH यहाँ पर आ गया, H यहाँ पर आ गया, CH3 यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो वर्टिकल लाइन को सेम रखना है। तो देख लीजिए बच्चों एक बार फिर से, CH3 बॉटम में चाहिए तो CH3 को यहाँ पहुँचा दिया, COOH को यहाँ पहुँचा दिया, H को यहाँ पहुँचा दिया, तो हमें मिला बच्चों OH टॉप में और CH3 आ गया बॉटम में और COOH यहाँ पर आ गया और H यहाँ पर आ गया। बच्चों आप देखिए ये दोनों मिरर इमेज हैं, तो अगर ये मिरर इमेज हैं तो ये एनेंशियोमर को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है।